नमस्कार, द न्यूज़ नाउ के इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत और आपके साथ रोज़ की तरह आज बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कई सारी बातों का उन्होंने खुलासा किया। उसमें एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आज ये भी बताएंगे कि कोविड से जुड़े आज क्या क्या अपडेट्स जो हैं वो सामने आए हैं। पर उससे पहले एक वीडियो से इस आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। पहना हुआ था या नहीं? उस टाइम पहना था। अब तो पहना हुआ था बस। ये देखो कानून क्या सीट बेल्ट पहना हुआ है, बोल रहे सीट बेल्ट पहना हुआ है। पूछो सीट बेल्ट पहना हुआ है और ये बोल रहे सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ। ये देखो ये इनकी हालत अपना इनकी वीडियो देखो, बनाओ वीडियो इनकी। और ये देखो ये कानून नहीं लगा हुआ साथ। इंश्योरेंस है, ये आरसी है, ठीक है, लाइसेंस मीडिया मीडिया से मीडिया से मीडिया से ये देखो रोड पे खींच रहे हैं, आपके घर में आप मेरे को नहीं बोल सकते। हमारे हम अपना काम करेंगे, आप अपना करो। हम अपना से बात करो। मैं अपना काम करूँगा, आप पढ़ कीजिए। आप अपना काम करो, मैं अपना करूँगा। आप अपना काम कीजिए। पब्लिक आप को सीधा सीधा आदमी बस उसको पकड़ लिया, बस कर लो चलो। मेरा फोन का मेरा फोन का रखा इनको रिक्वेस्ट की सर हमने कि हमारी असेसमेंट है, हमें लेट हो रहा है, असेसमेंट के लिए जाना है। कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम सिंपल जा रहे हैं, सीट बेल्ट डाला, डॉक्यूमेंट्स ओके। पूछो कर किसका चला रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट का करेंगे, दूसरा करें, कौन से क्यों करेंगे? कोई सब आल ओवर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है यार, हमारा कसूर क्या है इसमें बताओ। और इनको जब हमने रिक्वेस्ट की हमें धक्के देने लगे। जेके 12 की गाड़ी देख ली, बस ड्राइवर कॉल ने पकड़ दी। बताओ ये थोड़ी कोई तरीका होता है यार। इंश्योरेंस किस लिए बनवाया, बाकी और मेरे को लाइसेंस रखा है, अभी लाइसेंस नहीं दे रहे। जब हमने इनके बंदे से पूछा कि जब हम आपके पास पहुंचे बेल्ट डाली हुई थी, उसने कहा डाली। आप पूछो क्या किस लिए कर रहे हैं चलान? कमी किस चीज की है? पूछो ये ऑल ओवर डॉक्यूमेंट चलान किस चीज का कर रहे हैं पूछो। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये जीवल चौक की है, जहां पर एक कुछ जो गाड़ी चलाने वाले कुछ ड्राइवर, एक व्यक्ति जो था वो उसे ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनके बीच में खूब बहस हुई। मीडिया भी वहां पर पहुंचा था, जबकि ट्रैफिक पुलिस पर सवालिया निशान वहां पर ज़रूर खड़ा हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने किस तरह से पहले उन लड़कों को दोनों को रोका, उसके बाद उन पर चलान करने की कोशिश की। उससे पहले जब आपने एक पुलिसकर्मी को, ट्रैफिक पुलिसकर्मी को साफ तौर पर सुना कि उन्होंने सीट बेल्ट डाली थी, तो किस बात का चलान उनके द्वारा किया जा रहा था। उन बच्चों ने, उन लड़कों ने बार बार कहा कि हमारा असेसमेंट है, पर ट्रैफिक पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं थे। जब मीडिया ने वहां पर उनकी वीडियो शूट करने की, उनकी कवरेज करने की और उनकी गलतियां उन्हें बताने की कोशिश की, तो मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आला अधिकारी से, मेरे सीनियर से बात कीजिए, उसके बाद ही ये वीडियो शूट कीजिए। हर बार कोशिश की जाती है ट्रैफिक पुलिस द्वारा कि कहीं ना कहीं कोशिशें उनकी द्वारा लगी रहती हैं कि कहीं ना कहीं जो उनके कामकाज हैं, जो वो ज़बरदस्ती किसी से याद करते हैं, तो उसे रोका जाए। हम ये ज़रूर चाहेंगे कि इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए और एसएसपी ट्रैफिक को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इस पर कार्रवाई की जाए कि अगर वो जो लड़के हैं वो गलत थे तो उनका चालान प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से किया जाता तो सही था, और अगर वो ट्रैफिक कर्मी अगर गलत हैं तो उन पर भी जांच होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा वाकया सामने ना आए। क्योंकि अगर एक बार ये चीज़ सामने आई है, उसको इग्नोर कर दिया जाए, तो ऐसे इंसिडेंट्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, आम जनता को परेशानी आएगी और साथ ही साथ जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जो छवि है वो भी पूरी तरह से खराब होगी। उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन ज़रूर होगा। अब चलते हैं सीधा कश्मीर। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही। सबसे पहले बात बीडीसी चेयरमैन भूपेंद्र सिंह की निर्मम हत्या पर की गई, जहां पर उन्होंने कहा कि 2 पीएसओ जो उनके साथ एक कार्यक्रम में गए थे, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, उनके परिवार वालों ने, उनके परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि 2 पीएसओ उनके साथ होते थे और वो उसी दिन कैरम बोर्ड्स बांटने खाग बडगाम इलाके में, जो जहां के वो चेयरमैन थे, सरपंच थे, वहां वो गए हुए थे बच्चों को कैरम बोर्ड बांधकर। उन्होंने वहाँ जो थाना था, खाग थाना, वहाँ पर उन दोनों पीएसओस को छोड़ा और अपनी प्राइवेट गाड़ी में वो घर गए, आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके बाद शायद आतंकियों को पता था कि वो कब घर आने वाले हैं, उसके बाद वो घर में घुसे, आतंकी उनके घर में घुसे और उसके बाद उनको गोलियां दागी गई और उनकी वहीं पर
हत्या कर दी गई। इस मामले की पूरी छानबीन जो है आईजी कश्मीर लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 एसपीओ जो उनके साथ मौजूद रहते थे हमेशा, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ 2 सस्पेक्ट्स भी बडगाम एसपी जो हैं वो उसे अपनी निगरानी में ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। 2 सस्पेक्ट्स की इंटेरोगेशन लगातार की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ कॉल डिटेल्स को ट्रैक किया गया है, उसमें पता चला है कि लश्कर तैयबा का कुछ हाथ इसमें देखा गया है, जिसमें यूसुफ कांद्रू का नाम बडगाम जिले के रहने वाला है, वो उसका आ रहा है लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर, और अबरार का भी नाम जो है वो सामने आ रहा है जिसने इस हत्या को, इस किलिंग को अंजाम दिया है। इसके अलावा बात उस इंसिडेंट पर भी हुई जो कि बडगाम ज़िले से ही था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान एएसआई शहीद हुआ। उस पर भी आईजी कश्मीर ने कहा कि जैश ए मोहम्मद का हाथ उसमें लग रहा है, क्योंकि M4 कार्टेज जो है वो देखी गई है, वो उसके पास से मिली है और उसके बाद ये पता चला कि अटैक जो है जैश ए मोहम्मद द्वारा ही किया गया है। वहीं तीसरी खबर पर भी उन्होंने साफ तौर पर रोशनी डाली, जिसमें कल खबर आई कि एडवोकेट कादरी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे, टीवी पैनलिस्ट थे, लगातार वो आवाज़ उठाते रहते थे मसले, अलग अलग मसलों पर, और कई बार उन पर एलिगेशंस भी लगे कि वो एंटी इंडिया बातें भी करते हैं। ऐसी कई सारी एलिगेशंस के बीच कल उनकी जो है वो हत्या कर दी गई उनके गल हवाल में, और उसके बाद सवालिया निशान सिक्योरिटी पर और अलग अलग इंतज़ामों पर हुआ कि किस तरह से इनोसेंट किलिंग्स वहाँ पर चल रही हैं। आईजी कश्मीर ने इस पर कहा कि उनके घर में 2 क्लाइंट्स जो हैं ऐसे, जो उनके घर से जानकारी हासिल हुई है कि 2 क्लाइंट्स उनके घर में क्लाइंट्स के तौर पर बन के आए। 2 व्यक्ति आए जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, पूरी तरह से वो कवर थे, और कुछ फाइल्स भी वो साथ अपने लेके आए थे। और उसके बाद जब प्लास्टिक की चेयर्स पर वो अपने नीचे वाले कमरे में उनको बिठाया उन्होंने, और जैसे ही कादरी वहां पर पहुंचे उनके कमरे में उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि कुछ काम है, और उसी के कुछ क्षण बाद ही उन्हें पिस्टल्स निकालकर उन पर अटैक किया गया। उनके सर पर कुछ 4 से 5 जो हैं फायर किए गए। उसके बाद 2 फायर उन आतंकियों ने हवा में किए और भागने की कोशिश की। इसके अलावा आईजी कश्मीर ने कहा कि ये जानकारी जो है उनको उनके घर जाकर मिली है, और साथ ही साथ एसडीपीओ जो पंथा चौक थे, वो उनके ब्रदर इन लॉ थे कादरी के, पर उनको भी बार बार कादरी ने उन्होंने कादरी को बार बार कहा था कि आप जो है कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ये एरिया आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसके अलावा आईजी कश्मीर ने कहा कि इनको पहले भी थ्रेट्स आ चुके हैं, और 2018 में भी इन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये बच गए थे। बट अभी भी लगातार वो उन्होंने कश्मीर पुलिस को कश्मीर पुलिस से बात करने की बजाय उन्होंने जम्मू पुलिस को टैग कर दिया था ट्विटर पर, और कहा था कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं। पर उन्होंने साफ तौर पर आईजी कश्मीर ने ये अपील की कि जिस भी व्यक्ति को अगर थ्रेट्स ऐसे आते हैं तो वो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करे, जल्द से जल्द कंसर्न्ड एसएचओ अपने जो आसपास रहते हैं वहाँ, और साथ ही साथ कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी साझा करें। इसके अलावा एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज के दिन में मिली, जो कि जानकारी आईजी कश्मीर ने ही साझा की, जिसमें उन्होंने कहा कि लश्कर के 2 टॉप कमांडर जो हैं उन्हें मार गिराया अनंतनाग बिजबिहाड़ा एनकाउंटर में, जिसमें अबू रेहान जो पाकिस्तान का रहने वाला है, मार्च 2019 से एक्टिव था साउथ कश्मीर में, उसे मार गिराया गया है, और आदिल रशीद भट्ट जो कि पुलवामा का रहने वाला था उसे भी मार गिराया गया है। और कई और बड़े अपडेट्स आईजी कश्मीर ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किए। इसके अलावा कुछ पत्रकारों का सवालों का जवाब देते हुए कि लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तान द्वारा किस तरह की साजिशें हैं, तो आईजी कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान लगातार ड्रोन के ज़रिए कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हथियारों की जो तस्करी है वो की जाए, हथियार भेजे जाए, मिलिटेंट जो टेरर फंडिंग है वो लगातार की जाए। बट जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से तैनात हैं कि किसी तरह की भी जो गतिविधियां अगर कश्मीर में या जम्मू में तेज़ होती हैं तो उसे कम से कम किया जाए, और मिलिटेंसी गतिविधियों को पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म कर दिया जाए, आम जनता में अमन अमान बना रहे। अब बात करेंगे आज की एक और बड़ी खबर की, जो कि
हमने जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीज़न के जम्मू डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखी एक लापरवाही जीएमसी की और या यूं कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन की सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि एक बूथ कोविड-19 फ्रिस्किंग सेंटर या फिर यूं कहें कि टेस्टिंग सेंटर जो है वहां पर लगाया गया इमरजेंसी के बाहर। बट इतनी धूप में वो जो बूथ है वो लगाया गया है कि वहां अंदर जो टेस्ट करने वाला जो कर्मचारी है, जो हेल्थ ऑफिसर है, हेल्थ वर्कर है, वो किट तक पहनने के लिए उसके पास जो है वो इतनी हवा नहीं है कि वो किट पहन पाए और आसानी से लोगों के टेस्ट कर पाए। कई सारे लोग वहां पर देखे गए जो कि अपनी ड्रिप वहां पर जो ग्लूकोज उनको लगा हुआ था वो पकड़कर बाहर आए और लाइन में लगकर उन्हें टेस्ट करने के लिए पहले मजबूर किया गया, बजाय इसके कि उन्हें अंदर भेजा जाए ताकि वो लोग जो है वहां पर अपना काम का अपनी जो इलाज है वो करवा पाएँ। वहीं दूसरी तरफ बात करें वहाँ हेल्थ वर्कर्स की, तो उन्होंने डायरेक्टली बात तो नहीं करी, पर साफ तौर पर ये देखने को मिला कि वहाँ जितने भी जो हेल्थ वर्कर अंदर पीपीई किट पहनकर गलती से अगर घुस जाए तो 5 से 7 मिनट से ज़्यादा वो अंदर नहीं रह सकता, और जिसका नतीजा ये था कि बिना पीपीई किट के वहाँ पर वो लोग जो हैं हेल्थ वर्कर जो हैं वो टेस्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हो सकता है कि जिसका भी वो स्वैप ले रहे हों, जिसका भी वो टेस्टिंग सैंपलिंग ले रहे हों, वो पॉजिटिव आए, और उसका खतरा साफ तौर पर हेल्थ वर्कर्स को है। हेल्थ वर्कर जहां जहां जाएगा उनको भी है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जीएमसी को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इस बूथ को या तो शिफ्ट कर देना चाहिए या फिर किसी और कार्रवाई में इसको किसी और तरीके से ऐसी कार्रवाई जो है अंजाम दी जानी चाहिए, क्योंकि कोविड से भी बचना है। पर साथ ही साथ अगर कोविड से लड़ते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को परेशानी आ जाए जो हेल्थ वर्कर है या फिर वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर रहा है, वो भी आम जनता को पसंद नहीं आएगा। तो आप ये कोविड-19 का सैम्पलिंग बूथ आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे इसकी 2 बार इनाग्रेशन हुई थी। आज से कोई 4 दिन पहले ये बूथ इमरजेंसी के बाहर पुलिस चौकी के सामने था। वहाँ पे तालियां भी बजी, रिबन भी कटवाया और आला अधिकारी भी आए साथ में, और शायद प्रिंसिपल सर भी साथ में थे। 2-4-6 लोगों का सैंपल लिया और उसके बाद ये जो बूथ है इसको पिछली साइड धकेल दिया, जैसे कबाड़ में डाला होता है। तो फिर हमने इस मसले को थ्रू मीडिया हाईलाइट किया और दूसरे दिन इस बूथ को दोबारा उसी जगह रखा गया और दोबारा तालियां बजवाई गई, दोबारा रिबन काटा गया। मतलब 2 दिन में 2 बार इसकी इनाग्रेशन हुई। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दी। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि ये कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ नहीं, ये ताबूत है। कोविड-19 सैम्पलिंग बूथ नहीं, ये ताबूत है। इसका पहले साइज देखा जाए क्या है। आजकल तो एसटीडी पीसीओ नहीं आपको मिलते हैं, जो एसटीडी पीसीओ होते थे वो भी इससे साइज उसका बड़ा होता था। जो ट्रैफिक वालों के बूथ बने हैं हर चौक चौराहे पे, वो भी इससे बड़े हैं। वहाँ पे भी अंदर सिस्टम होता है, फ़ैन लगा होता है, बाकी सारा सिस्टम होता है। मैं सिर्फ ये इनको कहूँगा कि जिन्होंने ये बना के दिया इस टाइप का, जिन्होंने इसकी इनाग्रेशन की, जिन्होंने ये पास किया ना कि ये बूथ सिर्फ 10 मिनट के लिए जहाँ पे अंदर आके खड़े हो जाए ना बैठने के लिए, अगर वो अंदर खड़े हो जाएंगे ना, तो उसके बाद मैं जहाँ हॉस्पिटल का गेट क्रॉस नहीं करूँगा। तो ना इधर अंदर बैठने की जगह है। एग्जॉस्ट फैन जरूर छोटा सा लगाया है, लेकिन अभी तक उसको कनेक्शन ही नहीं दिया है। आज जो अंदर सैंपलिंग ले रहा है आपका स्टाफ का जो है, तो वो मजबूर है पीपी किट ना पहनने के लिए। जबकि एसओपी ये है कि जब भी आपने सैंपलिंग करनी है आपको फुली इक्विप्ड होना है। आपको गॉगल्स भी डालने हैं, आपको हेड कैप भी डालनी है, आपको पीपी किट भी डालनी है, आपको शू कवर भी डालना है, आपको ग्लव्स भी डालना है। लेकिन इस ताबूत के अंदर कोई 5 मिनट 10 मिनट खड़े हो नहीं रहे। जो बंदा अंदर सैंपलिंग ले रहा है 5 मिनट में हाफता हुआ बाहर आ रहा है। तो कोई सिस्टम नहीं है। और ये जो जगह इन्होंने चुनी है ये भी जगह गलत है, क्योंकि ये इमरजेंसी है जहाँ पे इन्होंने ये बूथ लगाया है। तो कई बार सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस में आते हैं, एम्बुलेंस इतनी फास्ट होती है क्योंकि उसको पेशेंट की जान के ऊपर बनी रहती है, उसने पेशेंट को बचाना है। लेकिन
अगर इसको प्रॉपर तरीके से जहाँ पे ये सैंपलिंग जब शुरू हो जाएगी तो जहाँ पे 150 लोगों की लाइन भी लग सकती है। अगर एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ी के नीचे आकर जो लोग कुचले जाएंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। और जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं होगी, ना ही जहाँ पे साफ़ सफाई का कोई ख्याल रखा गया है। कम से कम नीचे थोड़ी सी कारपेट तो डाल देते जहाँ पे आपने बूथ लगाया, आपने उसके साथ ही एक डस्टबिन रखा है और वो भी खुला रखा है। इससे कोरोना बढ़ेगा या कम होगा? उसके अंदर ही आपके पीपी किट दिखाई देंगे, उसके अंदर ही आपको ग्लव्स दिखाई देंगे, उसके अंदर ही प्रोटेक्शन की जो आइटमें हैं, जो वायरस लग चुका होता है वही लोग उसको मतलब के साथ में ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इससे कोविड-19 पॉजिटिव के केस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ये हॉस्पिटल अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये थी कुछ अभी तक की बड़ी खबरें। आज हमने कोशिश की कि हर पहलू पर जम्मू कश्मीर में जो चल रही है उस पर बातचीत की जाए, पर सवालिया निशान अभी भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर खड़े हो रहे हैं कि किस तरह की मैनेजमेंट है। उम्मीद करते हैं कि रिकवरी रेट जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ा है उसी तरह से हालात भी तेज़ी से सामान्य होंगे, और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो भी हम समय समय पर आपके सामने लेके आएंगे ताकि उस पर चर्चा होती रहे और लोग इस पर बात करें और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेकर हालातों को ठीक करने की कोशिश करें। तो दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए आज के इवनिंग एडिशन शो से। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और शोज़ के लिए रोज़ जुड़ते रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।